राष्ट्रवाद शब्द का मतलब आमतौर पर दो बातों से होता है। एक, जब लोग अपने देश की पहचान को बहुत अहमियत देते हैं, और दो, जब लोग अपने देश को खुद के फैसले लेने की ताकत दिलाने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। पहली बात ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली में एक देश या उसकी पहचान होती क्या है। क्या ये जन्म, जाति या संस्कृति से तय होती है, और क्या किसी देश से जुड़ाव हमारी मर्जी से होता है या बस हो जाता है। दूसरी बात ये पूछती है कि क्या खुद फैसले लेने का मतलब है पूरा देश चलाने की ताकत होना, या थोड़ा बहुत भी काफी है। 3 दशक पहले जब कई देशों में राष्ट्रवादी झगड़े हुए, तब ये मुद्दा सोच विचार का विषय बना। राष्ट्रवाद एक साथ अच्छा और बुरा दोनों दिखता है। आजादी की लड़ाइयाँ बहुत बहादुरी भरी होती हैं, लेकिन कई बार इनका अंजाम बहुत बेरहम होता है, जैसे दूसरों को जबरदस्ती भगाना या मारना। यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक तरफ जब लोग अपने देश के लिए एकजुट होते हैं तो वो सही लगता है, लेकिन जब इसी के नाम पर गलत काम होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठता है कि अलग अलग जाति और संस्कृति के लोगों को लोकतांत्रिक देश कैसे बराबरी से देखे, और ये आज की राजनीति का बहुत अहम मुद्दा बन चुका है। बीते कुछ सालों में बाहर से आए लोगों और आर्थिक दिक्कतों को लेकर लोगों के गुस्से ने राजनीति की शक्ल बदल दी है। अब पुरानी बहस की राष्ट्रवाद और सबको एक मानने वाली सोच में फर्क क्या है, वो बदल गई है। अब टकराव एक तरफ उन लोगों का जो बाहरी लोगों को नापसंद करते हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों का जो उनकी मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। जो पहले देशभक्ति और राष्ट्रवाद से जुड़ी सोच थी, अब वो कई बार बाहरी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, और जो सोच सबको बराबर मानती थी वो अब और भी अहम हो गई है। अब सोचने की बात यह है कि आज के हालात में राष्ट्रवाद की जगह क्या है। आगे बात की जाएगी कि असली में राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या होता है और लोग इस पर क्या क्या सोचते हैं। इसमें ज्यादा ध्यान राष्ट्रवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर रहेगा, ताकि उस सोच को अच्छे से समझा जा सके। आखिर में आज के नए हालात, जैसे बाहर से आए लोगों का मसला और अलग अलग देशों में उठती राष्ट्रवादी सोच, इन पर भी बात की जाएगी। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बीच फर्क समझाने की कोशिश की जाती है। एक आम सोच ये है कि देशभक्ति मतलब अपने देश से लगाव और राष्ट्रवाद मतलब अपने लोगों और परंपराओं से लगाव। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि जब कोई अपने देश से प्यार करता है तो वो सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों से भी जुड़ा होता है। ऐसे में देशभक्ति में भी कहीं न कहीं राष्ट्र की भावना आ जाती है। एक और फर्क बताया जाता है कि राष्ट्रवाद थोड़ा ज्यादा भावुक और तेज होता है, जबकि देशभक्ति शांत और हल्की होती है। इन सब उलझनों के बावजूद ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि राष्ट्रवाद का असली रूप वही है जिसमें देश के हक को सबसे ऊपर रखा जाता है और पूरा नियंत्रण पाने की कोशिश होती। जमीन पर पूरा हक होना हमेशा से एक बड़ी बात मानी गई है। आज के दौर में जब दुनिया भर में लोग और पैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये बात और भी अहम हो गई। इसी वजह से राष्ट्रवाद और उसके विरोध में सोचने वाले लोगों के बीच बहस और भी गहरी हो गई है। अब बात ज्यादा उस सोच की हो रही है जिसे उदार राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसमें पुराने राष्ट्रवादी विचारों को थोड़ा नरम किया जाता है और लोकतंत्र की परंपराओं के साथ मिलाने की कोशिश होती है। पुराने राष्ट्रवादी मानते हैं कि देश सिर्फ एक खास जाति या संस्कृति से जुड़ा होता है जो उसकी परंपराओं की रक्षा करता है। लेकिन उदार सोच वाले मानते हैं कि एक देश को बाकी समुदायों के साथ मिलकर भी चलाया जा सकता है। राष्ट्रवाद से जुड़ा असली सवाल ये होता है कि एक संस्कृति या जाति वाला समूह किस हद तक एक राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ता है। जब लोग अपनी पहचान को लेकर गंभीर होते हैं तो कई सवाल उठते हैं, जैसे कि एक देश क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें होना क्या मतलब रखता है, और ये जुड़ाव जबरदस्ती होता है या अपनी मर्जी से। इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या अपनी पहचान को इतना अहम मानना ठीक है,
और अगर हाँ तो कितना। अगर किसी को अपने देश के लिए लड़ने के लिए कहा जाए तो ये जानना जरूरी है कि असल में देश होता क्या है और उसमें होना किस तरह से मायने रखता। इसलिए राष्ट्रवाद को मानने वाले सोचते हैं कि देश, संस्कृति और राज्य को कैसे समझा जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन बातों को चुनौती भी देते हैं। राष्ट्रवाद में जिस समूह को फायदा होता है उसे कभी देश, कभी जातीय समूह कहा जाता है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार राष्ट्रवाद वहाँ ज्यादा दिखता है जहाँ लोगों के पास खुद का देश नहीं होता। इसलिए अगर किसी देश से जुड़ाव ही राष्ट्रवाद की पहचान हो तो उस सोच की शुरुआत ही गलत हो जाती है। कुछ सोचों में तो ये भी कहा गया है कि अगर कोई समूह एक साथ रहकर एक राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहता है तो वही राष्ट्र है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो वहाँ की वफादारी जातीय नहीं बल्कि नागरिक बन जाती है। दूसरी ओर ज्यादातर राष्ट्रवादी सोच मानती है कि देश एक ऐसा समुदाय होता है जो जन्म, भाषा, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा होता है। इसमें कोई अपनी मर्जी से नहीं आता बल्कि इसमें होना अपने जन्म और बचपन की परवरिश से तय होता है। हालांकि अब दुनिया भर में इतने जातीय मेल हुए हैं कि सिर्फ एक जैसी जड़ें होने की बात ज्यादातर जगहों पर अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। इसलिए जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब अक्सर जाति और संस्कृति से जुड़े राष्ट्र से ही होता है, न कि सिर्फ नागरिक जुड़ाव से। ऐसे समूहों को जातीय राष्ट्र कहा जाता है ताकि ये साफ हो जाए कि उनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक भी है। कुछ लोग जो राष्ट्रवाद को मानते हैं लेकिन थोड़े खुले विचारों वाले होते हैं, वो सिर्फ संस्कृति से जुड़ाव की बात करते हैं और राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जातीय राष्ट्र नहीं कहते। कुछ और लोगों ने ये भी कहा है कि राष्ट्र सिर्फ एक सांस्कृतिक समूह नहीं होता बल्कि उसमें लोगों का आपसी जुड़ाव और नागरिक रिश्ते भी शामिल होते हैं। आजकल ज्यादातर लोग इसी सोच को मानते हैं। मतलब राष्ट्र को एक ऐसा समूह माना जाता है जिसमें संस्कृति और नागरिकता दोनों का मेल होता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब बात करते हैं कि जातीय और सांस्कृतिक समूह असल में कैसे बने। आमतौर पर 3 सोच मानी जाती है। पहली सोच ये मानती है कि राष्ट्रवाद एक नया विचार है जो आधुनिक समय के साथ शुरू हुआ। दूसरी सोच मानती है कि ऐसे समूह हमेशा से रहे हैं, बहुत पुराने समय से। तीसरी सोच कहती है कि राष्ट्र कोई राज्य नहीं बल्कि एक ऐसा जातीय समूह होता है जो राजनीति से जुड़ गया हो और एक साथ आगे बढ़ना चाहता हो। इस सोच के मुताबिक राष्ट्रवाद की शुरुआत राज्य से पहले की थी और भावनाएं अब तक बनी हुई हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि एक ही देश में कई जातीय समूह होते हैं, इसलिए एकदम साफ और एक जैसे राष्ट्र बन पाना लगभग नामुमकिन है। पुराने समय के कुछ विचारक मानते थे कि राष्ट्र असली और पक्के होते हैं, लेकिन अब की बहस में ये बात उतनी मायने नहीं रखती कि राष्ट्र असली है या बस एक कल्पना। अब माना जाता है कि अगर लोग एक जैसी सोच रखते हैं और एक साथ जीते हैं तो उसमें भी एक गहरी जिम्मेदारी और जुड़ाव आ सकता है, चाहे वो कल्पना ही क्यों न हो। अब बात करते हैं इस बात की कि लोग अपने राष्ट्र के लिए जो भाव रखते हैं वो कैसा होता है। बहुत से लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है। कुछ इसे बेवजह, भावुक और खुद के फायदे से दूर मानते हैं। कुछ इसे समझदारी से भरा मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सोच लोगों को जानबूझकर दी जाती है ताकि वो एक खास तरह से सोचें। कुछ और लोगों ने इसे समाज की गहरी बनावट से जुड़ा बताया है, जिसमें लोगों की सोच अपने आप बनती है बिना किसी साजिश के। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राष्ट्रवाद अपनाना कभी कभी समझदारी वाला फैसला हो सकता है। जब किसी को लगता है कि दूसरा भरोसे के लायक नहीं है तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। अगर दोनों तरफ यही सोच हो तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानने लगते हैं। ये टकराव बढ़ता चला जाता है, चाहे शुरू में बस शक ही क्यों न रहा हो। ऐसे हालातों में लड़ाइयाँ
और नफरत बढ़ती जाती है। आखिर में ये सवाल भी है कि क्या किसी राष्ट्र का हिस्सा होना हमारी मर्जी से होता है या नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये जन्म और परवरिश से तय होता है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इंसान अपने मन से भी किसी देश या संस्कृति को अपना सकता है। जैसे कोई विदेशी आकर किसी देश का हिस्सा बन जाए और उसकी संस्कृति को अपना। राष्ट्रवाद दो बातों पर जोर देता है। एक, जब लोग अपने देश की पहचान को बहुत अहमियत देते हैं, और दूसरा, जब वो अपने देश के लिए कोई राजनीतिक हक या आजादी पाने की कोशिश करते हैं। असली मुद्दा यही है कि लोग क्या क्या कदम उठाते हैं। इसी में सबसे पहले आता है जमीन और सत्ता से जुड़ा सवाल। सवाल ये है कि क्या किसी देश या जमीन पर हक जताने के लिए पूरा एक देश होना जरूरी है या सिर्फ कुछ हद तक आजादी भी काफी। पुरानी सोच ये मानती है कि पूरा देश बनाना जरूरी है, लेकिन नई थोड़ी नरम सोच कहती है कि अगर किसी को थोड़ा राजनीतिक हक मिल जाए तो भी चल सकता है। इसके बाद सवाल उठता है कि ऐसे हक पाने के लिए क्या सही है और क्या गलत, और कब कौन सा कदम लेना ठीक माना जाएगा। पुराना राष्ट्रवाद मानता है कि एक खास जाति या संस्कृति वाले समूह को अपना अलग देश बनाना चाहिए और उस देश को बनाना और चलाते रहना हर सदस्य का फर्ज है। इसमें यह भी मान लिया जाता है कि सही संस्कृति वही है जो उस जातीय समूह से जुड़ी है। ऐसे लोग उस संस्कृति की पूरी रक्षा करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई अपनी संस्कृति के अनुसार ही चले, लेकिन यह न तो वो करे, क्योंकि जब कोई सिर्फ अपनी संस्कृति को ही असली मानता है तो बाकी बातों को नजरअंदाज करने लगता। ऐसा राष्ट्रवाद रोजमर्रा की जिंदगी में कई जरूरतें पैदा करता है, जैसे देश में बनी चीजें ही खरीदना, चाहे वो महंगी हो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना ताकि राष्ट्र की संख्या बढ़े। ऐसे पुराने राष्ट्रवाद के साथ साथ अब कुछ और सोच भी आई है जो थोड़ी नरम और संतुलित है। आजकल ज्यादातर लोग इन्हीं को राष्ट्रवाद का हिस्सा मानते हैं। अब बहस ज्यादा ऐसे विचारों पर हो रही है जो थोड़े सामान्य और समझदार हैं। ज्यादातर विचारक जो खुद को राष्ट्रवादी मानते हैं वो ऐसे ही नरम विचार रखते हैं। अब राष्ट्रवाद को थोड़ा और खुलकर समझा जाता है। अब ये माना जाता है कि कोई भी सोच जो किसी राष्ट्र को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अहमियत देती है और उसके आधार पर लोगों की जिम्मेदारियां तय करती है, वो राष्ट्रवाद। ऐसी सोच को उदार राष्ट्रवाद कहा जाता है। उदार राष्ट्रवादी मानते हैं कि लोकतंत्र और देश के लिए लगाव दोनों साथ चल सकते हैं। एक सोच के अनुसार राष्ट्र और लोकतंत्र के मेल से एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है, लेकिन इसमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जैसे या तो किसी समुदाय की गहराई कम करनी पड़ती है या फिर उसे थोड़ा कम खुला बनाना पड़ता है। हर कोई इस पर अलग राय रखता है कि कितना समझौता करना सही है। ये सोच समाजवादी सोच से मिलती जुलती है। इस सोच में राष्ट्र की पहचान से लोगों में एकता आती है और ये एकता समाज में बराबरी लाने में मदद करती है। ऐसे विचार मानते हैं कि अगर लोग खुद को एक ही राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं तो वो एक दूसरे के लिए कुछ करना अपना फर्ज समझते हैं और इसी से समाज में इंसाफ और सहयोग बढ़ता है। कुछ उदार राष्ट्रवादी सोचते हैं कि अलग अलग संस्कृति और जातियों वाले समाज अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते। कुछ का मानना है कि ऐसे समाज ज्यादा कामयाब नहीं रहे। उनका कहना है कि पहले जब लोकतांत्रिक सोच को मजबूत समझा गया, तब राष्ट्रवादियों को पीछे छोड़ दिया गया और वो हार मान बैठे। कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्र को खास दर्जा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि कोई और संस्था जनता के बीच विचारों को उतना नहीं फैला सकती जितना एक देश कर सकता है। और दूसरा कारण ये है कि एक देश को लगातार मेहनत और रचनात्मक सोच से बनाए रखना पड़ता है ताकि वो लोगों को जोड़े रखे। एक समय ऐसा भी आया जब उदार सोच ने सबको बराबरी से देखने की बात करते हुए समुदायों को नजरअंदाज कर दिया। ये गलती थी जिसे अब ठीक किया जा सकता है
और इसी का हल है उदार राष्ट्रवाद। सवाल ये है कि क्या हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को फिर से जोड़ सकते हैं बिना आजादी और अधिकार खोए? उदार राष्ट्रवाद कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। उसके मुताबिक इंसानियत से प्यार अच्छी बात है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा किसी खास के लिए होता है। राष्ट्र को लेकर एक और सोच ये है कि राष्ट्र कोई ठोस चीज नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसा ख्याल होता है जो लोगों के मन में होता है। मतलब राष्ट्र असल में सोच का एक ढांचा है जो उसके सदस्यों के मन में बसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उदार राष्ट्रवाद असल में कहीं लागू होता है या सिर्फ एक सपना है? देखने से लगता है कि ये एक आदर्श सोच है, लेकिन ऐसी जो हकीकत के बहुत पास है, क्योंकि इसमें दो पुरानी और जानी पहचानी परंपराओं का मेल होता है। राष्ट्रवाद के अलग अलग रूपों में सबसे अहम वो हैं जो नैतिक सोच पर असर डालते हैं। कुछ गहराई से सोचने वाले विचारक राष्ट्रवाद के समर्थन में जो बातें रखते हैं उन्हें सिद्धांतिक राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। इसका मतलब है ऐसी सोच जो बाकी आम बातों से ज्यादा गहरी और सोच समझ वाली हो। अब दो जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी होता है। पहला, क्या कोई एक बड़ा सामाजिक समूह ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा नैतिक अहमियत दी जानी चाहिए? राष्ट्रवाद इसका जवाब हाँ में देता है और कहता है कि सबसे जरूरी है राष्ट्र। और जब किसी को परिवार, दोस्त या राष्ट्र के बीच चुनना हो तो राष्ट्र पहले आता है। लेकिन उदार राष्ट्रवादी थोड़ा संतुलित तरीका अपनाते हैं। वो मानते हैं कि राष्ट्र से जुड़ाव जरूरी है, लेकिन उसे सबसे ऊपर नहीं रखते। दूसरा सवाल ये है कि किसी इंसान की उस समूह के प्रति जिम्मेदारी किस आधार पर बनती है। क्या ये जुड़ाव मर्जी से होता है या पहले से तय होता है? ज्यादातर सोच मानती है कि ये पहले से तय होता है, लेकिन अगर कोई खुद से अपनी पहचान को अपनाता है तो ये भी एक बड़ी बात मानी जाती है। इस नजरिए से देखा जाए तो राष्ट्रवाद से जुड़ी सोच उन विचारों से मेल खाती है जो समुदायों को अहमियत देते हैं। ऐसे लोग अपने राष्ट्र को सबसे अहम समुदाय मानते हैं, जैसे कुछ और लोग धर्म या दूसरी बड़ी परंपराओं को मानते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं जमीन से जुड़ी सोच की, जो राष्ट्रवाद की राजनीति में बहुत जरूरी मानी जाती है। जमीन इसलिए जरूरी मानी जाती है क्योंकि उससे किसी समूह को अंदरूनी नियंत्रण और बाहर से सुरक्षा मिलती है। एक सोच ये भी है कि जब कोई अपने समूह से प्यार करता है तो उसमें अपनेपन के साथ साथ दूसरों को दूर रखने का भाव भी होता है। इसलिए जमीन पर अधिकार की मांग भावनाओं और जुड़ाव से जुड़ी होती है। कुछ सोच मानती है कि एक देश के लोग जिस जमीन से जुड़े होते हैं वही उन्हें उस जमीन पर हक मांगने का अधिकार देती है। ये सोच उस तरह की है जैसे आदिवासी लोगों के हक की बातें होती हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ जातीय समूहों को हकदार माना जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं कि जमीन के हक को सिर्फ लोगों की जरूरत और शांति बनाए रखने के तरीके के तौर पर देखा जाना चाहिए। और कुछ सोच मानती है कि असली अधिकार सिर्फ इंसान के होते हैं, न कि किसी समुदाय के। कुछ और विचार तो ये तक कहते हैं कि जमीन से जुड़ा कोई अलग नैतिक मुद्दा होता ही नहीं और इस पर बात करना ही फालतू है। लेकिन राष्ट्रवाद की सोच में जमीन और उस पर अधिकार सबसे बड़ी बात होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की उस सोच की जो बताती है कि क्या सही है और क्या करना जरूरी है। ये सोच बताती है कि एक देश या संस्कृति से जुड़ा हुआ समूह अपने लिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाए और उसे बनाए रखे। इसके साथ ही लोग अपनी पहचान और संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। इस सोच के पीछे जो बातें रखी जाती हैं, उन्हें समझना जरूरी। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या किसी समूह को अपने लिए एक अलग व्यवस्था बनाना सिर्फ एक अधिकार है या फिर ये उसका नैतिक कर्तव्य भी है। पुराना राष्ट्रवाद इसे जिम्मेदारी मानता है, यानी ये सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक फर्ज है। अगर एक बार कोई देश बन जाए तो इसे बनाए रखना सबकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है।
कुछ सोच इसे थोड़ा नरम तरीके से देखती है और मानती है कि ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे कोई पवित्र कर्तव्य। दूसरा सवाल ये है कि जब राष्ट्र की बात किसी और अधिकार से टकराए तो किसे ज्यादा अहमियत दी जाए। जैसे कि अगर किसी देश की भाषा को इतना जरूरी माना जाए कि उसके लिए दूसरे देशों के लोगों की बात ना सुनी जाए, तो क्या ये ठीक है? पुराने राष्ट्रवादी मानते हैं कि देश और संस्कृति से जुड़ी बातें ज्यादा जरूरी होती हैं, लेकिन कुछ सोच ये भी मानती है कि इंसानों के अधिकार उससे भी ऊपर होते हैं। उदार राष्ट्रवाद इसे थोड़ा संतुलित करके देखता है। वो राष्ट्र की अहमियत तो मानता है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के अधिकार को नजरअंदाज नहीं करता। तीसरी बात यह है कि क्या हर जातीय या सांस्कृतिक समूह को अपना देश मिलना चाहिए। एक सोच कहती है कि हाँ, हर ऐसे समूह को अपने देश का अधिकार है। इस सोच को सर्वव्यापक राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। दूसरी सोच कहती है कि कुछ खास समूहों को ही यह हक मिलना चाहिए, लेकिन सभी को नहीं। इस सोच को विशेष राष्ट्रवाद कह सकते हैं। इसमें भी दो तरह की बातें होती हैं, एक जिसमें बस बाकी लोगों का जिक्र ही नहीं होता, और दूसरी जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि फला समूह को देश मिलना चाहिए लेकिन किसी और को नहीं। अगर किसी सोच में साफ तौर पर किसी समूह को हक से बाहर रखा जाए तो उसे सबसे ज्यादा पक्षपाती और घमंडी समझा जाता है। ज्यादातर गंभीर सोच रखने वाले लोग सर्वव्यापक सोच को ही सही मानते हैं, जबकि आम सोच रखने वाले लोग अक्सर सिर्फ अपने समूह के बारे में ही सोचते हैं। राष्ट्रवाद में नैतिकता की सोच ये मानती है कि देश की सीमा के बाहर कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती। मतलब ये कि हर देश को सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और बाकी सबके लिए कुछ करना जरूरी नहीं। यही सोच बताती है कि हर देश अपनी संस्कृति और लोगों के लिए अपना खुद का देश बनाए और फिर बाकी देशों से मुकाबला करे। यही सोच पुरानी राष्ट्रवादी सोच का हिस्सा रही है। अब बात करते हैं इस सोच की जो बताती है कि क्या राष्ट्रवाद सही है या नहीं, और कितना सही है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या अपने देश से ज्यादा लगाव रखना ठीक है, और अगर हाँ तो कौन कौन से काम ऐसे हैं जो किसी राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए किए जा सकते हैं। खासकर ये बात कि क्या कोई राष्ट्र या उसकी संस्कृति इतनी अहम होती है कि उसकी रक्षा हर हाल में की जाए, चाहे लोग चाहें या नहीं। इस बात पर कई बार बहस हुई है कि क्या किसी भी तरह का राष्ट्रवाद नैतिक रूप से ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि जिन लोगों के पास अपना देश नहीं होता उनके लिए राष्ट्रवाद की मांग जरूरी है। जैसे कुछ समूहों के साथ जो बुरा हुआ वो शायद न होता अगर उनके पास खुद का देश होता। लेकिन फिर भी ये मान लेना कि हर राष्ट्र को देश मिलना चाहिए बिना सोचे समझे सही नहीं माना जा सकता। ये पहले साबित करना जरूरी है कि राष्ट्र को अपना देश मिलना क्यों जरूरी है और इसके पीछे कोई नैतिक वजह है या नहीं। कई बार पुराना राष्ट्रवाद उन चीजों से टकरा जाता है जो लोकतांत्रिक और खुले समाज की बुनियादी बातें मानी जाती है, जैसे हर इंसान की आजादी और सबको बराबरी से देखने की सोच। जब कोई अपने देश की संस्कृति को सबसे ऊपर रखता है तो ये दूसरों की आजादी पर असर डाल सकती है, और यही टकराव सबसे ज्यादा चिंता की बात है। उदार राष्ट्रवादी इन मुश्किलों को समझते हैं, इसलिए वो पुराने राष्ट्रवाद को थोड़ा नरम करके देखते हैं। वो मानते हैं कि राष्ट्रवाद से जुड़ी कई चीजों को अलग किया जाना चाहिए जिनकी वजह से इसकी छवि खराब हुई है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि देश की पहचान को बचाया जाए, लेकिन उसकी वजह से किसी पर दबाव न पड़े। अब बात करते हैं उन तर्कों की जो राष्ट्रवाद के पक्ष में दिए जाते हैं। एक सोच ये कहती है कि राष्ट्रीय समुदाय बहुत जरूरी होते हैं। कभी कभी इसकी वजह ये होती है कि लोगों को अपनी पहचान और जुड़ाव उसी से मिलता है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि ये जुड़ाव लोगों की मर्जी से नहीं होता, फिर भी वो इसके लिए जरूरी है। इसलिए इसे देश और सरकार की मदद से बचाना चाहिए।
इसमें एक और सोच भी है जो कहती है कि किसी देश की संस्कृति और पहचान को बचाना सिर्फ इंसानों की मर्जी की बात नहीं है, बल्कि ये खुद अपने आप में एक बड़ी अहम चीज। पुराने राष्ट्रवादी मानते हैं कि इंसानों के साथ साथ एक पूरा समुदाय भी खुद में एक मूल्य है और इसकी रक्षा जरूरी है। उनके मुताबिक किसी इंसान की पहचान अकेले नहीं बनती, बल्कि समाज से मिलकर बनती है। ये सोच कहती है कि अगर किसी इंसान की पहचान को बचाए रखना है, तो उस पूरे समुदाय की पहचान भी बचानी होगी और इसके लिए उस समुदाय को एक देश के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। इसी सोच से ये बात निकलती है कि अगर कोई समुदाय अपनी संस्कृति और पहचान को बचाना चाहता है, तो उसे अपना देश बनाने का हक मिलना चाहिए। हालांकि ये सोच गहराई से जुड़ी होती है, लेकिन कुछ उदार विचारक इसे थोड़ी हल्की नजर से देखते हैं। वो मानते हैं कि अपने देश की संस्कृति से जुड़ाव अच्छा है, लेकिन इसे सबसे ऊपर रखना जरूरी नहीं। इसके मुकाबले पूरी दुनिया को बराबर मानने वाली सोच बहुत सूखी और दूरी वाली लगती है। पूरी दुनिया को बराबर देखने वाली सोच कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी हर इंसान के लिए होती है, चाहे वो कहीं भी हो, और सरकारों और देशों को भी इसी सोच के हिसाब से चलना चाहिए, ताकि एक बड़ी इंसानी व्यवस्था बन सके जो सिर्फ देशों तक सीमित न हो। इसलिए राष्ट्रवाद और पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने वाली सोच के बीच यही बड़ा फर्क है। एक तरफ किसी खास देश और संस्कृति से जुड़ाव है और दूसरी तरफ हर इंसान को बराबरी से देखने की सोच। जब राष्ट्रवाद और पूरी दुनिया को एक साथ देखने वाली सोच आमने सामने आती है, तो बहुत से विचारक दोनों का मेल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम सबको दुनिया के लिए खुले दिल से सोचना चाहिए, लेकिन अपने देश से प्यार भी जरूरी है। कुछ लोगों की सोच ये भी है कि हर इंसान को अपनी परंपराओं में जो अच्छा है उसी से जुड़ाव रखना चाहिए। ये सोच न तो बहुत संकीर्ण देशभक्ति है और न ही पूरी तरह से दूर की दुनिया वाली सोच। बीते कुछ सालों में यही संतुलन वाली सोच सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। अब जो लोग पुराने राष्ट्रवाद से थोड़ा अलग सोचते हैं, वो उसमें कुछ बदलाव सुझाते हैं। पहला ये कि किसी भी देश या जाति से जुड़ी मांग सिर्फ तभी सही मानी जा सकती है जब वो इंसान के अधिकारों से न टकराए। दूसरा ये कि किसी समूह को अपना देश चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसे देश ही मिलना चाहिए, बल्कि उसे अपनी संस्कृति के लिए थोड़ी आजादी मिलनी चाहिए। ये आजादी दो तरह की हो सकती है। एक, जहां एक इलाके को कुछ हद तक खुद चलाने की आजादी मिले, और दूसरी, जहां इंसान को चाहे वो कहीं भी रहे अपनी संस्कृति को अपनाने की आजादी हो। तीसरी बात ये मानी जाती है कि नागरिक सोच यानी देश से जुड़ाव जातीय परंपरा से ऊपर होता है। चौथी बात यह है कि जो झूठे किस्से कहानियां राष्ट्र से जुड़ी होती हैं, अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा रही तो चलने दी जाती हैं। आखिरी बात ये मानी जाती है कि किसी भी राष्ट्रवादी सोच की वैधता तभी मानी जाएगी जब लोग खुद अपनी मर्जी से उसे अपनाएं। अब बात करते हैं उन तर्कों की जो राष्ट्रवाद के पक्ष में दिए जाते हैं। पहला तर्क ये है कि हर सांस्कृतिक समुदाय अपने आप में एक अहम चीज होता है, क्योंकि यहीं से इंसान को मतलब और मूल्य मिलते हैं। एक ही भाषा बोलना, एक जैसी परंपराएं और रहन सहन अपनाना लोगों को आपस में करीब लाता है। दूसरा तर्क ये है कि इंसान की तरक्की और खुशहाली के लिए उसे एक ऐसे समुदाय की जरूरत होती है जो उसे समझे और उसकी सोच को आगे बढ़ा। बिना किसी सांस्कृतिक माहौल के इंसान अपनी जिंदगी और समाज को अच्छे से नहीं समझ सकता। तीसरा तर्क पहचान से जुड़ा है। बहुत से विचारक मानते हैं कि हमारी पहचान हमारे साथ रहने वाले लोगों और समाज से बनती है। हम जैसे माहौल में पलते हैं वैसे ही सोचने लगते हैं, और जब किसी की पहचान मजबूत होती है तभी वो अच्छे से सोच सकता है, समझ सकता है और जिम्मेदारी ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को ऐसा माहौल मिले जो उसकी पहचान को मजबूत करे, और ये तभी मुमकिन है जब समाज खास संस्कृति के हिसाब से जुड़ा हो। चौथा,
तर्क नैतिक समझ का है। आजादी और बराबरी जैसी बातें तो हर जगह मानी जाती हैं, लेकिन असली गहराई वाले नैतिक मूल्य सिर्फ खास परंपराओं में ही अच्छे से समझ में आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम सोचते हैं, उसी भाषा और संस्कृति से हम अच्छाई बुराई को समझते हैं। और ये सब बातें हमें अपने देश और उसकी संस्कृति से मिलती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि नैतिक सोच की पहली पाठशाला हमारा राष्ट्र ही होता है। हर संस्कृति अपने आप में खास होती है और इंसान की सोच को एक अलग रंग देती है। जब हम अलग अलग राष्ट्रीय संस्कृतियों को बचाकर रखते हैं, तो हम इंसानी विविधता को भी बचाते हैं। माना जाता है कि हर संस्कृति अपने तरीके से इंसान की सोच और भावनाओं को समझने का मौका देती है। इसलिए हर संस्कृति की अपनी अहमियत होती है और उसे बचाने के लिए जरूरी है कि हम उसे एक राष्ट्रीय ढांचे में संभाल कर रखें। कुछ विचारक मानते हैं कि एक देश के अंदर अलग अलग जाति और संस्कृति के लोग एक साथ रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक साझा राष्ट्रीय पहचान जरूरी है। जैसे एक ही देश में कई जातियां और भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सबको जोड़ने वाली एक पहचान होनी चाहिए जो सबके लिए खुली हो। इस तरह की पहचान समाज को जोड़ती है और लोगों में एक साथ होने का भाव लाती है, लेकिन इसमें एक मुश्किल भी होती है। जब देश में बहुत सारी भाषाएं, परंपराएं और यादें होती हैं, तो एक जैसी राष्ट्रीय पहचान बनाना आसान नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर सबको एक जैसा बनाना चाहें, तो असली विविधता ही खो सकती है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि एक मजबूत नागरिक सोच होनी चाहिए जो सबको एक करे, लेकिन साथ साथ हर संस्कृति की पहचान को भी बचाकर रखे। अब बात करते हैं उन तर्कों की जो न्याय और बराबरी की बात करते हैं। ये तर्क ये नहीं कहते कि कोई संस्कृति या पहचान खुद में कोई गहरी आत्मा वाली चीज है, बल्कि ये कहते हैं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जब राष्ट्रवादी सोच ठीक लगने लगती है। जैसे अगर दुनिया में ज्यादातर देश राष्ट्रों के रूप में बने हैं, तो नया समूह भी अगर यही रास्ता अपनाता है तो वो गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई समूह बहुत समय से अन्याय या अत्याचार झेल रहा है, तो उसके पास खुद का देश मांगने का पूरा हक बनता है। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय हर मामले में बहुसंख्यक से पीछे रह जाए सिर्फ इसलिए कि वो अलग है, तो उसके हक की बात करना सही माना जाता है। तीसरी बात बराबरी से। जब कोई छोटा समूह बड़ी संस्कृति के बीच होता है, तो उसे अपनी भाषा और परंपराएं चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर उस समूह को अपने तरीके से जीने का हक दिया जाए, तो ये बराबरी की तरफ एक जरूरी कदम होता है। एक और तर्क ये है कि राष्ट्र राज्य यानी देश ने पहले भी बराबरी और लोकतंत्र को मजबूत किया है। जब लोग एक जैसे महसूस करते हैं, तो वो एक दूसरे की मदद करना ज्यादा अपना फर्ज समझते हैं, और यही भावना समाज में चीजों को बराबर बांटने की सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए राष्ट्रवाद की सोच सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि कुछ जरूरी और ठोस हालातों से भी जुड़ी होती है। जब किसी समूह के साथ बार बार अन्याय हुआ हो, या जब वो खुद को पूरी तरह अलग महसूस करता हो, तो उसका अपने लिए एक जगह मांगना इंसानियत के नजरिए से भी गलत नहीं होता। यही सोच राष्ट्रवाद को कभी कभी जरूरी और जायज बना देती है। कुछ राजनीतिक तर्क ऐसे भी हैं जो सांस्कृतिक जुड़ाव के बिना ही दिए जाते हैं, लेकिन जब इन तर्कों को अकेले देखा जाए, तो ये एक ऐसी सोच दिखाते हैं जो अलग अलग जातियों और संस्कृतियों वाले समाजों के लिए ज्यादा सही लगती है। ये सोच पुराने तरह के राष्ट्रवाद से काफी अलग है। ये कहती है कि हर समूह को अपने हक मिलने चाहिए, लेकिन साथ में सबको मिलकर एक साझा नागरिक संस्कृति में हिस्सा लेना चाहिए। आज की दुनिया में जहां अलग अलग संस्कृतियां मिलकर रह रही हैं और देशों के बीच संबंध भी बहुत गहरे हो गए हैं, वहां ये खुलापन ही समाज और राजनीति को टिकाए रख सकता है। कुल मिलाकर उदार राष्ट्रवाद यानी लिबरल नेशनलिज्म एक शांत और संतुलित तरीका है
ये कोशिश करता है कि हर जाति या संस्कृति को उसकी जगह मिले, लेकिन साथ साथ सबको बराबरी और आजादी भी मिले। इस सोच में देश के प्रति प्यार होता है, लेकिन साथ में इंसानियत और सबके लिए सोचने वाली भावना भी रहती है। कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि राष्ट्र और राज्य एक ही चीज नहीं है और देशभक्ति का मतलब सिर्फ अपनी संस्कृति की चिंता करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जब मामला इंसानियत और मूल अधिकारों का हो तो उन्हें देश के फायदों से ऊपर रखा जाना चाहिए। इन बातों को लेकर अब भी बहस चल रही है कि कितनी रियायतें देने के बाद भी कोई सोच राष्ट्रवादी मानी जा सकती है या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रवाद और विश्व नागरिकता यानी कॉस्मोपॉलिटन सोच को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि दोनों सोचें मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकती हैं जहां हर जाति को इज्जत मिले और साथ में सब इंसानों को एक नजर से देखा जाए। अब बात करते हैं एक और नए बदलाव की, जिसे हम पॉपुलिज्म यानी जन भावनाओं पर आधारित राजनीति कह सकते हैं। ये सोच दाएं और बाएं दोनों तरफ की राजनीति में देखी जाती है, लेकिन फिलहाल हम दाएं पक्ष की बात करेंगे जो राष्ट्रवाद से बहुत मिलती जुलती है। बहुत सारे देशों में, खासकर यूरोप और अमेरिका में, पॉपुलिस्ट नेता अब राष्ट्रवादी बातों को ही आगे रख रहे हैं। पॉपुलिज्म का मतलब होता है कि राजनीति आम लोगों की आवाज बन जाए और ताकतवर लोगों को चुनौती दी जाए। इसमें दो बातें होती हैं, एक आम लोग बनाम बड़े नेता और अमीर लोग, दूसरी लोग किस आधार पर एक माने जाते हैं, कभी जाति, धर्म या भाषा से और कभी आम हालात जैसे पैसे या काम से। जब जाति और संस्कृति को आधार बनाया जाता है तो ये सोच दाएं पक्ष के पॉपुलिज्म के ज्यादा करीब होती है। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि राष्ट्रवाद और पॉपुलिज्म मिलकर एक नई सोच बनाते हैं जिसे राष्ट्रवादी पॉपुलिज्म कहा जा सकता है। इसमें नेता खुद को आम लोगों का सच्चा प्रतिनिधि बताते हैं और कहते हैं कि वे देश की असली संस्कृति और पहचान की रक्षा कर रहे हैं। ये सोच कहती है कि बाहर से आने वाले लोग देश की असली पहचान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे अमेरिका में कुछ समूह मानते हैं कि प्रवासी, आतंकवाद और आर्थिक असमानता ने असली अमेरिकियों की पहचान को कमजोर कर दिया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पॉपुलिस्ट पार्टियां सिर्फ धर्म को आधार बनाकर भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जर्मनी में कुछ पार्टियां केवल ईसाई धर्म को जोड़ने की बात करती हैं। कभी कभी ये धर्म और जाति दोनों को मिलाकर भी बात करते हैं। इस तरह की सोच को कुछ लोग सीमाओं से परे राष्ट्रवाद भी कहते हैं, जिसमें देश की सीमाओं से आगे जाकर पहचान बनाई जाती है। इस पूरे बदलते माहौल में राष्ट्रवाद का चेहरा भी बदल रहा है। अब ये सिर्फ जाति या भाषा की बात नहीं करता, बल्कि कभी धर्म, कभी संस्कृति और कभी आम आदमी की भावनाओं के सहारे भी राजनीति करता है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग पॉपुलिस्ट सोच रखते हैं उन्हें उदार राष्ट्रवाद ज्यादा पसंद नहीं आता। कुछ विचारक मानते हैं कि उदार राष्ट्रवाद उन नेताओं के खिलाफ एक अच्छा तरीका है जो सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। आज की राजनीति में हालात बहुत बदल चुके हैं। अब जो सोच पहले सबको अपनाने की बात करती थी, वो भी नई मुश्किलों से जूझ रही है, जैसे प्रवासियों को लेकर डर फैलाना, जबकि अब वो पुराने समय जैसे युद्ध के खतरे नहीं हैं। आज के पॉपुलिस्ट नेता ऐसे डर खुद बनाते हैं। ये डर विदेशों से आए परिवारों से जोड़कर दिखाए जाते हैं, चाहे वे कितने ही मासूम क्यों न हो। इस तरह के माहौल में अब सोच का मुकाबला देशभक्ति और इंसानियत के बीच नहीं रह गया है। अब असली फर्क इस बात में है कि कोई बाहर वालों को अपनाने की सोच रखता है या उन्हें डर और नफरत से देखता है। पॉपुलिस्ट सोच में हमारे लोग सिर्फ एक देश या जाति तक सीमित नहीं होते, बल्कि कभी धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर भी परिभाषित होते हैं। इसलिए ये सोच बहुत अलग अलग रूप में सामने आती है। आने वाले समय में राष्ट्रवाद पर जो भी रिसर्च होगी, वो अब इसी नए माहौल और सोच के टकराव पर ज्यादा ध्यान देगी।
जब दुनिया में प्रवास की समस्या बढ़ी, तब यह बात और ज्यादा अहम हो गई कि हम राष्ट्र और उसकी सीमाओं को किस नजरिए से देखें। पहले की सोच में माना जाता था कि एक जाति का किसी इलाके पर अधिकार होता है और वहीं से उसकी पहचान बनती है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले से बसे हुए लोगों का किसी इलाके पर अधिकार बनता है और वो इस अधिकार को ऐतिहासिक हक भी मानते हैं। लेकिन ये भी मानते हैं कि एक ही जगह पर कई जातियों के गहरे रिश्ते हो सकते हैं, इसलिए वहां दावे टकरा सकते हैं। अलग अलग जातियों में आपस में दूरी बनाए रखने से देश अंदर से कमजोर हो सकता है। इसलिए अगर सभी जातियां एक दूसरे से बातचीत करें, भरोसा बढ़ाएं और साथ रहना सीखें, तभी कोई देश टिक सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सोच को कितना बढ़ाया जा सकता है। आज की दुनिया में इलाकों की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं रुकती। अब हर देश, हर इलाके किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जमीन से हो, पर्यावरण से या लोगों के आपसी रिश्तों से। इस वजह से अब जो राष्ट्रवाद की सबसे सख्त सोच है, वो भी एक तरह से नरम हो गई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोई देश अपने विकास का एक हिस्सा दूसरे जरूरतमंद देशों की मदद में लगाता है, तो ये बात गर्व की हो सकती है। इसी सोच से अब प्रवास का मुद्दा सामने आता है। आज यूरोप में प्रवास को लेकर बहुत हंगामा है और अमेरिका में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए प्रवास और उस पर राष्ट्रवादी पॉपुलिस्ट सोच की प्रतिक्रिया आज की दुनिया में राष्ट्रवाद और इंसानियत की सोच को परखने का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। कुछ विचारक जो राष्ट्रवाद का पक्ष लेते हैं, उन्होंने प्रवासियों को लेकर कुछ सोच समझकर सुझाव दिए हैं। जैसे एक सुझाव ये है कि जिन देशों में हालात बहुत खराब है, वहां से आए शरणार्थियों को कुछ समय के लिए अपने देश में रहने दिया जाए, जब तक उनके देश में हालात ठीक न हो जाए। लेकिन आर्थिक फायदे के लिए आने वाले लोगों की संख्या पर रोक होनी चाहिए। इनका मानना है कि हर किसी को एक बुनियादी जीवन जीने का हक मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे देश में जाने का हक तभी मिलना चाहिए जब अपने देश में हर कोशिश कर लेने के बाद भी कोई रास्ता न बचे। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी देश को यह हक है कि वो तय करे कि वहाँ कौन लोग आएं और वहाँ की संस्कृति कैसी बनी रहे। अगर हम इस सोच से सहमत हों, तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रवासियों की मदद कैसे और किस तरह से हो। इसमें 3 स्तर माने जा सकते हैं। सबसे पहला होता है जब कोई बहुत मुश्किल में होता है, जैसे भूख, ठंड या इलाज की जरूरत। उस वक्त सबसे पहले मदद देना जरूरी होता है। फिर आता है दूसरा स्तर, जब नया व्यक्ति देश में बसता है, नई भाषा और नियम सीखता है और वहीं के लोग भी उसे अपनाना सीखते हैं। फिर आता है तीसरा स्तर, जब वह व्यक्ति उस देश का नागरिक बनकर वहाँ की जिंदगी में शामिल हो जाता है। शुरुआत में सिर्फ मदद करनी होती है, बिना शर्त। जरूरतमंद लोगों को उनके देश से निकालने में भी मदद करनी चाहिए, ताकि वो सुरक्षित देश में आ सके। बाद में अगर वो रुकते हैं, तो उन्हें काम और सीखने के मौके मिलने चाहिए। इस सोच को हम एक अच्छे इंसान की मदद से शुरू होने वाली सोच कह सकते हैं, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की भलाई की ओर बढ़ती है। यानी पहले जरूरतमंद की मदद और फिर उस गरीबी या युद्ध जैसे कारणों को रोकने की कोशिश जिनसे लोग भागते हैं। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनमें शुरुआत कट्टर राष्ट्रवादी सोच से हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उदार सोच की तरफ बढ़ा गया। पहले यह कहा गया कि संस्कृति और पहचान बहुत गहरे होते हैं और हर इंसान के लिए उसका समुदाय सबसे अहम होता है। लेकिन बाद में यह समझ आई कि ऐसी सोच बहुत सख्त है और हर जगह लागू नहीं हो सकती। इसलिए उदार राष्ट्रवाद ने ऐसी बातों को थोड़ा नरम करके इंसाफ और समानता की सोच को शामिल किया। अब यह माना जा रहा है कि एक इंसान की पहचान एक से ज्यादा संस्कृति और समुदाय से जुड़ी हो सकती। साथ ही अब यह सोच भी बढ़ रही है कि सिर्फ अपने देश की ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों की भी जिम्मेदारी है। आज राष्ट्रवाद की बात करते समय केवल संस्कृति की बात नहीं हो रही, बल्कि अब यह देखा जा रहा है कि किसे कितना न्याय मिल रहा है,
कौन से समूह को उसके साथ हुए गलत व्यवहार का बदला मिल रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से इसे अपनी बात रखने का हक मिल रहा है। आज की दुनिया में हालात बहुत बदल चुके हैं। प्रवासियों का संकट और दक्षिणपंथी सोच ने पूरी बहस का रुख बदल दिया है। पहले की जो राष्ट्रवादी सोच थी वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब जो नए विचार सामने आ रहे हैं वो ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। पहले जो बात सिर्फ दूर दराज के लोगों की मदद की होती थी, अब वो बात उन लोगों की हो गई है जो दरवाजे पर खड़े हैं। हालात की जड़ें अब भी वही हैं, जैसे युद्ध, गरीबी और असमानता, लेकिन अब इन मुद्दों को एक नई भाषा और नए राजनीतिक नजरिए से समझने की जरूरत। अब सोच को इस नई हकीकत के हिसाब से ढालना ही असली चुनौती है।